ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांसफेक्शन। अब आपने क्या देखा, अभी तक आपने डीएनए लिया, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को प्यूरिफाई किया, वेक्टर लिया, वेक्टर को आपने और डीएनए जो प्यूरिफाइड डीएनए उन दोनों को आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। कट करने के बाद आपने डीएनए लाइगेज लिया और उस डीएनए लाइगेज से उनको जोड़ दिया, और उनको जब आपने उनको लाइगेट किया तो आपके पास मिल गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें वेक्टर और इंसर्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, इसको हमको होस्ट के अंदर डालना है, राइट। तो अब उस स्टेज पर हम आ गए हैं जब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जीन ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्सेस ट्रांसफेक्शन, ये दो टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आफ्टर completing ligation, now it is the time to transfer the recombinant DNA into host cells. So transformation क्या होता है, it is the transfer of recombinant DNA into bacteria, yeast और plant cells। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर, ईस्ट के अंदर और या फिर हम प्लांट सेल्स के अंदर डालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द बैक्टीरिया, ईस्ट और प्लांट सेल्स। वहीं हम लोग एनिमल सेल्स के लिए और पर्टिकुलरली मैमिलियन सेल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेम टर्म ट्रांसफेक्शन। और ट्रांसफेक्शन क्या है, इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू एनिमल सेल्स। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई काम तो हम दोनों एक ही चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल रहे हैं, इधर भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं उन तीन सेल्स के लिए वो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम एनिमल सेल्स के लिए ट्रांसफेक्शन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एनिमल सेल्स होते हैं वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का टर्म ऑलरेडी लिया गया है। जब सेल्स कैंसर सेल्स बनती हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं कि वो सेल ट्रांसफॉर्म हो गई। तो वो ऑलरेडी हमने उसको ओंकोलॉजी में लिया हुआ है, इसलिए हम उस टर्म को, जिससे कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, हमने एक नई टर्म दिया एनिमल्स के लिए और वो है ट्रांसफेक्शन। क्लियर? तो इस वजह से हम ये दो अलग अलग टर्म्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब डीएनए तो होता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ओके, सो हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि वो इजीली वाटर के साथ तो बाइंड कर सकता है, बट इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। अब हम उसको डायरेक्टली अगर हम बैक्टीरिया सेल के साथ रख दें या प्लांट सेल के साथ रख दें, किसी के भी साथ रख दें, तो वो डायरेक्टली तो अंदर नहीं जाने वाला। क्यों नहीं जाएगा भाई? क्योंकि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये हमारी लिपिड बाइलेयर होती हैं। ओके, अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप्स तो हैं दोनों साइड, लेकिन जो बीच का एनवायरनमेंट है वो हाइड्रोफोबिक टेल्स से मिलके बना है। अब डीएनए है हमारा हाइड्रोफिलिक, तो ये यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इसको नीचे जाने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट इसको जाने ही नहीं देगा, वो उसको रिपेल करेगा। क्लियर हो गए? तो इस वजह से ये जो डीएनए है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है होस्ट की, उसको नहीं पास कर सकता। तो अब क्या करें हम उसके लिए? सो द बैक्टीरियल सेल्स जिसके अंदर हमको डालना है, हमको सबसे पहले उनको कॉम्पिटेंट बनाना होगा, यानी हम उन सेल्स को रेडी करना पड़ेगा जिससे वो हमारे प्यारे डीएनए को अंदर ले लें। ओके, तो बैक्टीरियल सेल्स को जब हम उसको तैयार करते हैं डीएनए लेने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए, तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोलते हैं हम उनको? कॉम्पिटेंट सेल्स। अब ई कोलाई हमारा मोस्ट कॉमन होस्ट ऑर्गेनिज्म है, आप जानते हो, है ना। अभी तक हमने यही देखते आए हैं कि भाई ई कोलाई में हम यूज़ करेंगे इसको। तो अब क्या करेंगे हम सेल्स को लॉग फेज में लेंगे। लॉग फेज क्या होती है? अब आप पूछोगे कि अरे अब ये कहाँ से आ गया लॉग फेज? बहुत इजी है। जब भी हम सेल्स को डालते हैं, ओके, जो हमारी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, जब हम उसको मीडिया के अंदर डालते हैं तो मीडिया के अंदर कुछ सेल्स आ गई, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है कि वो सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को तैयार करती हैं, सेल्स के जो मीडिया होता है, मीडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू क्या क्या फूड अवेलेबल है, उनका खाना पीना वहाँ ठीक ठाक है या नहीं, एनवायरनमेंट है या नहीं, वो अपने आप को एडजस्ट करती हैं नए एनवायरनमेंट में। तो वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। वो जो थोड़ा सा टाइम है जब डिवीजन से पहले का और इंट्रोडक्शन के बाद का, उसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज।
अब क्या हो गया, अब सेल्स ने देख लिया हाँ हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरा यहाँ पर खाने पीने का कार्बन सोर्स वगैरह सब कुछ है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, और मैं फटाफट फटाफट से डिवाइड कर सकती हूँ। तो सेल्स डिवीजन करना शुरू कर देती हैं। जब वो सेल डिवीजन करना शुरू कर देती हैं तो वो एक्सपोनेंशियली डिवाइड करती हैं, राइट। 1 की 2, 2 की 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। तो ये वाली जो एक्टिव डिवीजन वाली फेज होती है, इसको हम बोलते हैं लॉग पीरियड। क्या बोलते हैं हम इसको? लॉग पीरियड। और यही वो पीरियड होता है जहां पर हम इन सेल्स को लेते हैं और इनका ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम उसमें आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड में डालते हैं उनको आधे घंटे के लिए। ओके, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड में हाफ एन आवर के लिए हम उनको डालते हैं। अब फिर क्या होगा, जैसे हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जो लिपिड बाइलेयर है इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और वो डीएनए को फोर्सफुली ले सकते हैं। नाउ दे कैन टेक अप द डीएनए फोर्सफुली। वो इस एनवायरनमेंट में अंदर ऐसे पोर बन जाते हैं, वो उसके अंदर से डीएनए क्रॉस करके सीधे बैक्टीरियल सेल के अंदर जा सकता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल मेकिंग। ना दूसरा तरीका क्या है? इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है? सेल्स आर गिवन इलेक्ट्रिक शॉक। हम क्या करते हैं, सेल्स को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। और हम क्या करेंगे, इसको देने के लिए हम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्स को इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है, इसके अंदर पोर्स जनरेट हो जाते हैं और सेल्स हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेती हैं। तो कॉम्पिटेंट सेल्स जब हम बनाते हैं तब भी हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देते हैं और सेल्स अंदर ले लेती हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोपोरेशन में भी हम क्या करते हैं, सेल्स को हम लोग पहले उसमें पोर बनाते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ इंक्यूबेट करते हैं, तो सेल्स उसके अंदर ले लेती हैं। हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि सेल्स के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाए। ओके, नाउ यहाँ देखिए आप, ये इलेक्ट्रो कॉम्पोनेंट सेल्स हैं। हम ये प्लाज्मिड डीएनए हम इसको यहाँ पर आइस में डालते हैं, फिर हम इसको एक क्यूवेट में डालते हैं। इस क्यूवेट को हम इलेक्ट्रोपोरेटर, एक मशीन होती है, इसके अंदर हम डाल देते हैं और हम इसमें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। और इस इलेक्ट्रिक शॉक के बाद जब हम इसको रिकवर करते हैं, वो हमारी सेल्स बन जाती हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, यानी वो सेल्स के अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ चुका होता है। क्लियर हो गया? तो आपको कॉम्पिटेंट सेल्स कैसे बनाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में, आइस कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड में हाफ एन आवर रख के। और इलेक्ट्रोपोरेशन कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रोपोरेटर, जो एक मशीन होती है जिसको हम इलेक्ट्रोपोरेटर बोलते हैं, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं सेल्स प्लस डीएनए का, और फिर हम उसको रिकवर करते हैं आइस में डाल के, और इस तरीके से हमारी कॉम्पिटेंट सेल्स, सॉरी ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स बन जाती हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स किसको बोलते हैं? हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ऐसी सेल्स को बोलते हैं जिसके अंदर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा चुका होता है, यानी कि सेल हमारा, अब जब जितनी हमने मेहनत करी अब तक, वो सारी मेहनत अब हमारी चली गई सेल के अंदर। अब सेल का काम है उसको ग्रो करना, यानी उसके क्लोन्स बनाना। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ कुछ और भी मेथड्स होते हैं इसको ट्रांसफ़र करने के। एक होता है माइक्रो इंजेक्शन। अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है न्यूक्लियस में किसी भी एनिमल सेल की। ये यूजुअली हम लोग एनिमल सेल्स के केस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका माइक्रो इंजेक्शन है। यहाँ पर ये डीएनए है, ये क्या करेंगे, ये सेल है एनिमल सेल, इसके न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली हम इंजेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है और वो इंटीग्रेट हो जाता है, राइट। देन एक होता है बायोलिस्टिक्स मेथड या जीन गन, हम किसी को इस मेथड को बोलते हैं। जीन गन या बायोलिस्टिक्स में क्या होता है, सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद अ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन। इसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं और उसको डीएनए से कोट कर लेते हैं, यानी डीएनए से उसको कवर कर लेते हैं, और फिर इसको उन जो सेल्स हैं उनके ऊपर, जैसे हम शूट करते हैं बुलेट का, इस तरीके से इनको शूट करते हैं। सो ये यूजुअली प्लांट सेल्स में या जीन थेरेपी में यूज़ होती है, बिकॉज प्लांट सेल्स बहुत थिक होती है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तब जाके वो एनवायरनमेंट मिलता है। तो वहाँ तक जाने के लिए उसको शूट करते हैं जिससे कि वो हाई स्पीड के साथ सीधे अंदर चली जाए। और चूंकि वो गोल्ड और टंगस्टन होता है और डीएनए कोट होता है, तो वो सीधे डायरेक्टली अंदर न्यूक्लियस में जाती हैं सेल्स। इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ हम लोग उसको मारते हैं। ओके, तो ये आप ये देखिए किस तरीके से ये यूज़ होता है। ये बायोलिस्टिक या जीन गन है। यहाँ पर ये गैस एक्सेलरेशन ट्यूब है, ये यहाँ पर माइक्रो कैरियर्स हैं, ये एक स्क्रीन लगी हुई है, और ये जो है ये डीएनए कोटेड माइक्रो कैरियर्स हैं, ये गोल्ड के और टंगस्टन के हैं, और ये नीचे हमारी टारगेटेड सेल है, और हम इनको बहुत ही प्रेशर के साथ इनको मार रहे हैं जिससे कि वो सेल्स के अंदर पियर्स करके और सीधे अंदर न्यूक्लियस में चली जाए।
तो ये हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जीन ट्रांसफ़र करने के। पहला मेथड आपने देखा कॉम्पिटेंट सेल्स बनाना, दूसरा मेथड आपने देखा इलेक्ट्रोपोरेशन, तीसरा मेथड आपने माइक्रो इंजेक्शन और चौथा मेथड आपने देखा बायोलिस्टिक्स या जीन गन। ओके, इस तरीके से आपने जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया अपनी होस्ट सेल्स के अंदर, चाहे वो एनिमल सेल हो, वो माइक्रोबियल सेल हो और या फिर वो प्लांट सेल हो।